पैराबोलिक कर्व मेथड। तो जिस तरीके से आपने इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड, लैग्रेंज मेथड का यूज किया, उसी तरीके से पैराबोलिक कर्व मेथड का भी यूज करके हम इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो आपने क्लास 11 12th में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर 2-3 इक्वेशन दिए रहते हैं और उसी इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस करके या फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके जो है आप वहां पर किसी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। तो सिमिलरली पैराबोलिक कर्व मेथड में भी आपको क्या करना है कि जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं और अननोन वैल्यूज है उतने ही आपको इक्वेशन बनाने होते हैं। उसको उसमें जो है प्लस माइनस करके और कुछ चीजें मल्टीप्लाई करके जो है आप वहां पर क्या करते हो कि जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हो और वही वैल्यू आपका आंसर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम इस मेथड को क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मल्टीपल इक्वेशंस बनते हैं और उन इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू होती है y0 की उसको हम जो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो पैराबोलिक का मेथड है ये दोनों ही केस में आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर इक्वल इंटरवल से सीरीज इंक्रीज कर रही है या फिर अनइक्वल इरेगुलर इंटरवल है तो भी आप जो यहाँ पर पैराबोलिक कर्व मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि जब आपको 3 या 4 वैल्यूज पता हो, यानी कि कम वैल्यूज पता हो, तो वहां पर पैराबोलिक कर्व मेथड का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं वो काफी टाइडी होते हैं। तो इसलिए अगर कम जो है वहां पर वैल्यूज पता है तो वहां पर पैराबोलिक कर्व मेथड का यूज आप वहां पर कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स दैट इफ टू सीरीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी एस्टिमेटेड फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बाय द पैराबोलिक कर्व। यानी कि यहाँ पर क्या है कि दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन के बेसिस पे जब आप उसको आपस में प्लस माइनस या फिर कुछ चीजें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो तो वहां पर आपको जो है किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपको वहां पर पता चल जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है कि दो सीरीज होती है, x होता है y होता है और x y आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आप x और y के बीच में जो इंटर रिलेशन है उसके बेसिस पे किसी एक अननोन वैल्यू को आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये पैराबोलिक कर्व मेथड जो है वो डिपेंड करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। जो लीस्ट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन होता है उसी के बेसिस पे यहाँ पर जो है पैराबोलिक कर्व मेथड में हम इंटरपोलेशन करते हैं। तो इट कैन बी अप्लाइड इन एवरी कंडीशन वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंक्रीज बाय रेगुलर इंटरवल और इरेगुलर इंटरवल। यानी कि जो x की वैल्यूज है वो रेगुलर इंटरवल या फिर इरेगुलर इंटरवल से इंक्रीज कर रही है, दोनों के ही केस में आप पैराबोलिक कर्व मेथड का आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। अब बात कर लें स्टेप्स की कि क्या स्टेप्स है पैराबोलिक कर्व मेथड में जिसके जरिए आप जो है इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर पावर निकालते हैं। पैराबोलिक कर्व में जो इक्वेशन होती है उसकी क्या पावर होगी वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो पावर हम कैलकुलेट करते हैं वो डिसाइड होता है कि हमें कितनी वैल्यूज पता है, हमें कितनी वैल्यूज पता है। जितनी वैल्यूज पता है उसमें से -1 कर देना है, जितना आएगा उतने का ही पावर आपको यहाँ पर रखना है। यानी पैराबोलिक कर्व का पावर उतना ही होगा। डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज नॉन, इट विल बी 1 लेस देन द वैल्यूज नॉन, यानी n-1। n क्या हो गया, कितनी वैल्यूज पता है, तो जितनी वैल्यूज पता है वो n हो गया, उसमें से 1 माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना, जो आएगा उतना ही आपको वहां पर पावर रखना है। जैसे कि अगर आपको जो है दो वैल्यूज पता है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो उस केस में n-1 यानी कि 1, तो पावर ऑफ पैराबोलिक कर्व क्या होगा, 1 होगा और इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो x की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको 3 वैल्यू पता है तो उस केस में पावर ऑफ पैराबोलिक कर्व क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n-3 यानी 2, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 की पावर हो गई तो bx प्लस सी एक्स स्क्वायर। वहीं पर अगर आपको 4 वैल्यूज पता है तो 4 वैल्यूज पता है, यानी कि पावर ऑफ पैराबोलिक कर्व क्या हो जाएगा, n-1 यानी n-4 - 1 यानी कि 3। तो 3 के केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। क्लियर। तो इस तरीके से आपको वहां पर इक्वेशन को फॉर्म कर लेना है। ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को जो है हर जो वैल्यूज पता है उसके लिए आपको जो है वहां पर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। भाई y की जैसे 4 वैल्यूज पता है आपको, तो 4 वैल्यूज में एक अननोन होगी, 3 वैल्यू आपको पता होंगी, तो हर y के लिए आपको ये इक्वेशन बनाना होगा और फिर सभी इक्वेशन को आपस में ऐड या फिर मल्टीप्लाई करके आपको वहां पर उसको वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया कि यहाँ पर जो है आपने पावर ऑफ पैराबोलिक कर्व जो है वहां पर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। अब आपको जो है डेविएशन कैलकुलेट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी कि जो x की वैल्यूज दी गई है उसका डेविएशन कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज टू बी इंटरपोलेटेड इज टेकन एज ओरिजिन एंड फ्रॉम दिस वैल्यू द डेविएशन ऑफ अदर वैल्यूज ऑफ x आर कैलकुलेटेड। यानी कि x में जो भी वैल्यूज दी गई हैं, क्लियर, उसमें से आपको उस x की वैल्यू को माइनस करना है जिसके लिए y को इंटरपोलेट करना है। तो जो आप हर x से x की उस वैल्यू को माइनस करोगे जिसके लिए y को इंटरपोलेट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेविएशन। और इस डेविएशन को हम x से ही डिनोट करते हैं। द डेविएशंस आर डिनोटेड बाय सिंबल x। क्लियर। तो जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको जो है आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको पावर ऑफ जो है इंडिपेंडेंट पावर ऑफ पैराबोलिक कर्व फाइंड आउट करना है, उसके बाद डेविएशन कैलकुलेट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और
कहां से किससे कैलकुलेट करना है? उस x की वैल्यू से जिसके लिए आपको y को इंटरपोलेट करना है, उस x की वैल्यू को सभी x की जो अदर x की वैल्यूज है उसमें से माइनस कर देना है, तो जो आएगा वो डेविएशन कहलाएगा और उसको हम x से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो जो पावर ऑफ पैराबोलिक कर्व था वहां पे जो इक्वेशन बनी है, हर x की वैल्यू के लिए आपको जो है वहां पर इक्वेशन करना होगा। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन डिफरेंट इक्वेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन डिजायर्ड अननोन वैल्यू इज फाउंड। क्लियर? तो अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली, कैसे इस फॉर्मूले का पैराबोलिक कर्व मेथड का यूज करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1996 यूजिंग पैराबोलिक कर्व मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर आपको ईयर दिया गया है 1981, 1991, 2001, 2011 और पॉपुलेशन दिया है लाख में। 1981 में 18 लाख, 1991 में 22, 2001 में 24 लाख और 2011 में 30 लाख था। और आपको 1996 में कितनी पॉपुलेशन थी वो आपको इंटरपोलेट करना है पैराबोलिक कर्व मेथड का। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि कितनी वैल्यूज आपको पता है, आपको पता है 4 वैल्यूज, यानी कि n-1, यानी कि यहाँ पर पावर ऑफ पैराबोलिक कर्व क्या होगी, 3 होगी। क्लियर? तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, पैराबोलिक कर्व का जो है आपका पावर आपको आइडिया लग गया है। अब आपको यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो डेविएशन जो ईयर है उसको हम क्या कहेंगे, x, जो ईयर है। तो x में अब यहाँ पर आपको किसको कैलकुलेट करना है, 1996 का जो है आपको y इंटरपोलेट करना है, यानी कि 1996 का पॉपुलेशन क्या होगा ये आपको इंटरपोलेट करना है। तो जो x की बाकी वैल्यूज है यानी 1981, 1991, 2001, 2011 और 1996, इसमें से आपको 1996 माइनस कर देना है। जो आएगा वो जो है डेविएशन कहलाएगा। तो डेविएशन फ्रॉम 1996 क्या हो जाएगा, 1981 माइनस 1996 करेंगे तो -15, 1991 माइनस 1996 करेंगे तो -5, 1996 से माइनस 1996 करेंगे तो 0, 2001 से माइनस जो है 1996 करेंगे तो +5 और 2011 से 1996 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आपने जो है डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है फ्रॉम 1996। 1996 हमने ही क्यों लिया इसको यहाँ पर, इसलिए लिया क्योंकि उसी का y हमें इंटरपोलेट करना है। हालांकि आप कोई और भी वैल्यू को आप जो यहाँ पर ऑरिजिन बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली उसी को हम जिसके लिए इंटरपोलेट करना है उसी को हम जो ऑरिजिन मानते हैं और सभी x की वैल्यूज में से उसको हम माइनस करते हैं। क्लियर? तो डेविएशन फ्रॉम 1996 आ गया और आपको पॉपुलेशन वहां पर दी ही गई है कि सभी की पॉपुलेशन क्या है, लेकिन 1996 का क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि 1996 की पॉपुलेशन को हमें इंटरपोलेट करना है, उसी को तो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन मार्क यानी कि उसको हम y0 से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो डेविएशन आया है वो -15, -5, 0, 5 और 15 सभी 5 है, यानी कि आप इन सभी को 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप इस x को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या हो जाएगा, -3, -1, 0, 1 और 3। -15 को 5 से डिवाइड करोगे तो -3, -5 को डिवाइड करोगे तो -1, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 और 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 और 0 को 5 से करोगे तो 0 ही आएगा। तो आपने ये जो डेविएशन फ्रॉम 1996 का -15, -5, 5, 15 आया है, इसको और सिंप्लीफाई कर लिया 5 से डिवाइड करके -3, -1, 1 और 3। तो इससे क्या होगा कि जो कैलकुलेशन है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपके पास ये डेटा दिया गया है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या है, 4 वैल्यू नॉन है, 4 वैल्यू पता है, 1981, 1991, 2001 और 2011 4 वैल्यूज पता है, पांचवे की हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 4 वैल्यू पता है यानी n-1 यानी 4-1 यानी कि जो पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = a + bx + cx² + dx³। y = a + bx + cx² + dx³। अब आपको क्या करना है, हर y के लिए आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, हर y के लिए, यानी कि 18 के लिए, फिर 22 के लिए, फिर y0 के लिए, फिर 24 के लिए, फिर 30 के लिए, सभी के लिए आपको इक्वेशन बनाना है। यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 5 इक्वेशन बनेंगे। तो पहला y क्या है, 18 है, पहला y यहाँ पर क्या है, 18 है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y वी विल गेट 5 इक्वेशन। पहला y क्या है, 18। तो 18 = a की वैल्यू हमें नहीं पता है, b की वैल्यू हमें नहीं पता है, c की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन x की वैल्यू पता है। तो y की वैल्यू जहां पर 18 है, यानी कि जो 1981 का आप देख रहे हैं पॉपुलेशन वो क्या है, 18 है, तो वो y हो गया 1981 के लिए। उसके लिए x की वैल्यू क्या है, -3 है, जो अभी आपने कैलकुलेट किया, x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो x की जगह पे -3 पुट कर देना है। तो 18 = a - 3b यानी कि bx यानी कि -3b प्लस cx² यानी x का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो प्लस 9c -27d, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि x का क्यूब है, यानी -3 × -3 × -3, तो क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, तो -27d। तो ये हो गया पहले y के लिए इक्वेशन। इसी के तरीके से दूसरे y के लिए भी आपको इक्वेशन कैलकुलेट करना है। दूसरा y क्या है, 22।
1991 की पॉपुलेशन क्या है 22 है, ये y हो गया। तो 22 के लिए भी आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, तो 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 है तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, यानी x जहां पे है वहां पे -1 आपको पुट कर देना है, तो आपका इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो 22 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन देखिए 1996 के लिए, तो यहाँ पर क्या है y0 का ही हमें यहाँ पर इंटरपोलेट करना है, तो y0 इक्वल टू a, क्योंकि बाकी जगह पे x है तो x की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो bx भी 0 हो जाएगा, cx स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, dx क्यूब भी क्या है 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ a, यानी कि y0 इज इक्वल टू a। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहीं पे आप समझ जाइए कि a की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो आप आसानी से 1996 का पॉपुलेशन क्या होगा वो आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हमें एक्चुअली में इस इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू को ही फाइंड करना है। क्लियर? इसी तरीके से अब 2001 के लिए आपको इक्वेशन बनाना है, तो 2001 की पॉपुलेशन क्या है 24, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 24 हो गई, तो 24 इज इक्वल टू x की जगह पे 1 वैल्यू पुट करना है, 2001 की डेविएशन क्या है 1 है, तो x की जगह 1 पुट करना है, तो a प्लस b प्लस c प्लस d, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का क्यूब भी 1 और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि a प्लस b प्लस c प्लस d। तो ये जो है फोर्थ इक्वेशन हो गया। और फिफ्थ इक्वेशन 2011 का, तो 2011 की y की वैल्यू क्या है 30, तो 30 इज इक्वल टू 3 पुट करना है x की जगह, तो a को एज इट इज रखना है प्लस bx यानी कि 3b प्लस cx स्क्वायर यानी कि 9c प्लस dx क्यूब यानी कि 27d। 27 कैसे है 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27। तो आपके सामने ये 5 इक्वेशन आपको मिल गए हैं। तो अब इन्हीं 5 इक्वेशन को आपस में जो है कुछ को ऐड करके, कुछ को सब्ट्रैक्ट करके, कुछ में कुछ मल्टीप्लाई करके आपको a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको 1996 की जो है पॉपुलेशन क्या है वो आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि y0 इज इक्वल टू क्या है a है, y0 इज इक्वल टू जो थर्ड इक्वेशन है देखिए y0 इज इक्वल टू a और y0 तो हमें इंटरपोलेट करना है, तो जो a की वैल्यू होगी वही y0 की वैल्यू होगी, यानी कि वही 1996 की पॉपुलेशन भी होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए आप पहला इक्वेशन है 18 इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस 9c माइनस 27d, और वहीं पर जो है आप फिफ्थ इक्वेशन देखिए वो क्या है 30 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 9c प्लस 27d, यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस करें तो यानी कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू को कैंसिल करके कुछ एक वैल्यू यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, आप पहले और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन क्या है 18 इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस 9c माइनस 27d, और दूसरा इक्वेशन क्या है प्लस 30 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 9c प्लस 27d। ये जो आपने इक्वेशन बनाया अभी पीछे वही इक्वेशन आपने पहला और पांचवा इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, इनको क्या करना है प्लस कर देना है। तो 18 प्लस 30 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। अब माइनस 3b और नीचे वाले इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन में प्लस 3b है, पहले इक्वेशन में माइनस 3b है, दूसरे में प्लस 3b है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएगा। प्लस 9c है, पहले में भी दूसरे में भी 9c है, तो 9c प्लस 9c 18c हो जाएगा। वहीं पर आगे चलेंगे तो माइनस 27d और प्लस 27d है, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2a प्लस 18c, इसको आप सिक्स्थ इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तो 48 इज इक्वल टू 2a प्लस 18c, b की वैल्यू क्यों कट गई क्योंकि माइनस 3b और प्लस 3b 0 हो गया, और वहीं d की वैल्यू भी यहाँ पर कट हो गई क्योंकि माइनस 27d है पहले में और दूसरे में प्लस 27d है, माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या 48 इज इक्वल टू 2a प्लस 18c, फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? इसी तरीके से आप जो है सेकंड और फोर्थ इक्वेशन के देखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में a माइनस बी प्लस सी माइनस डी है, फोर्थ इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो इसको भी जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी अगेन आपके पास a और c की वैल्यू बचेगी। क्लियर? तो यानी कि आपके पास एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ है, तो यहाँ पर क्या होगा सेकंड इक्वेशन क्या है 22 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और वहीं पर जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज 24 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको भी आप ऐड कर दीजिए, तो 22 प्लस 24 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, a प्लस a 2a माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, प्लस c 2c हो जाएगा, और माइनस d प्लस d कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 46 इज इक्वल टू 2a प्लस 2c। ये आपने सेवंथ इक्वेशन इसको आपने नोटिफाई कर लिया, यानी कि सेवंथ इक्वेशन इसको दे दिया। तो सिक्स्थ इक्वेशन में देखिए a और c की वैल्यू है, सेवंथ इक्वेशन में भी a और c की वैल्यू है यहाँ पर। क्लियर? आपको दो वैल्यू यहाँ पर पता चल गई। अब आपको क्या करना है कि आप जो है जो सेवंथ इक्वेशन है उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो सिक्स्थ इक्वेशन है उसको इस इक्वेशन से माइनस कर दीजिए, यानी कि 9 सेवंथ इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें से सिक्स्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास सिर्फ a बचेगा, और a को आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, और वही जो है क्या होगा इंटरपोलेट होगा 1996 की पॉपुलेशन वही होगी। तो जब आप नाइन्थ इक्वेशन जो सेवंथ इक्वेशन है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेवंथ इक्वेशन क्या है 46 इक्वल टू 2a प्लस 2c, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4
414 इज इक्वल टू 18a प्लस 18c, यानी कि क्या था 2a प्लस 2c था और 46 था। सेवंथ इक्वेशन क्या था 46 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 414 हो जाएगा, और वहीं पर 2a में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 18a हो जाएगा, और 2c में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो 18c हो जाएगा। क्लियर। वहीं पर अब क्या करना है, इसमें से आपको माइनस करना है किसको, सिक्स्थ इक्वेशन को, यानी कि 48 इज इक्वल टू 2a प्लस 18c, इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सभी साइन चेंज हो जाएगा। 48 क्या हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और 18c क्या हो जाएगा, माइनस 18c हो जाएगा। क्लियर। अब आपको माइनस कर देना है, तो देखिए 414 से 48 माइनस करेंगे 366 आएगा, 18a से माइनस 2a करेंगे 16a आएगा, और वहीं पर 18c से माइनस 18c करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी 18c कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, a बचा, यानी कि 366 इज इक्वल टू 16a। अब आप आसानी से a को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 16 है उसको आप LHS में लेके चले जाइए, या फिर आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 366 को 16 से, तो क्या आ जाएगा 22.875। तो यही जो है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन होगा 1996 में, दैट इज 22.875 लाख पॉपुलेशन होगी 1996 में। तो इस तरीके से पैराबोलिक कर्व मेथड का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो अगर आपने 11 12 में जो इक्वेशन का यूज करके प्लस माइनस करके उसमें मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो, वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप आसानी से जो है यहाँ पर इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको 5-6 इक्वेशन बनाने होंगे, जितने भी वैल्यूज पता है उतने इक्वेशन बनाने होंगे, पावर उतनी रखनी होगी, जितनी वैल्यूज पता है उससे एक कम पावर रखनी होगी, और जितनी वैल्यूज आपको पता है प्लस जिसकी फाइंड करनी है उसको मिला के जितना भी y हो रहा है उतनी ही इक्वेशन बनानी होगी। हर इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस करके आपको ये देखना होगा कि किसको प्लस करके वैल्यूज कटेंगी, किसको माइनस करके जो है वैल्यूज कटेंगी, आपको ये चीज देखना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर डिसाइड करना होगा कि ऐड करना है कि माइनस करना है कि क्या मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई किया, तो ये 9 मल्टीप्लाई करना ये कोई फिक्स रूल नहीं है। आपको ये चीज देखना होगा कि कितना मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन में जो है एक कांस्टेंट कट हो जाएगा, और जो कांस्टेंट आपको चाहिए वो वही बचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो हमारा एक इक्वेशन था दैट इज 6th इक्वेशन था, वहां पर 18c है, और जो हमारा 7th इक्वेशन था वहां पर 2c है, तो हमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2c में तो वो भी 18c हो जाएगा, और आसानी से वहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा हमारे पास सिर्फ a वाला कांस्टेंट। क्लियर। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना होगा देख के कि किस चीज का मल्टीप्लाई करें, कौन सी इक्वेशन को किसमें जो है ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद सॉल्व करके आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें y0 इंटू प्लेट कर रहा है, तो y0 इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू जो होगी वही y0 की वैल्यू होगी, और y0 किसका है 1996 का, तो यानी पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 22.875 लाख। तो इस तरीके से पैराबोलिक कर्व मेथड का आपको यूज करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।